धनराज सेठ के गुंडे लाठी हवा में लहराते हुए नित्या की तरफ बढ़े। बाजार के मर्द अपनी दुकानें बंद कर चुके थे और औरतें खिड़कियों के पीछे छिप गई थीं। सबको लगा कि आज रामशरण की बेटी लहूलुहान हो जाएगी। लेकिन नित्या के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। वह 21वीं सदी की वो बिजनेस टाइकून थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उतार चढ़ाव देखे थे। इन मामूली गुंडों से डरना उसके खून में नहीं था। जैसे ही लीडर ने लाठी उठाई, नित्या भागने के बजाय एक कदम आगे बढ़ी और बिजली की फुर्ती से सड़क पर पड़े एक भारी नुकीले पत्थर को उठाकर सीधे लीडर की गर्दन के पास टिका दिया। उसकी आंखों में ऐसी खूंखार चमक थी कि गुंडा जहां का तहां ठहर गया। 1 इंच भी आगे बढ़े तो जमीन हड़पना तो दूर, धनराज सेठ को तुम्हारी लाश उठाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। नित्या की आवाज पूरे चौराहे पर गूंजी, जिसमें गजब का रौब था। ठीक उसी पर एक जोरदार ब्रेक की आवाज के साथ काले रंग की चमचमाती एम्बेसडर कार ठीक उसी चौराहे पर आकर रुकी। कार के बोनेट पर चौहान इंडस्ट्रीज का शाही लोगो चमक रहा था। कार की पिछली सीट का शीशा धीरे धीरे नीचे सरका। अंदर बैठे देवराज चौहान ने अपनी उंगलियों से काला चश्मा थोड़ा नीचे किया। उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखों ने बाहर का नजारा देखा। जहां पूरा गांव डर के मारे कांप रहा था, वहीं एक 17 साल की सूती साड़ी पहने साधारण ग्रामीण लड़की अकेले 3 हथियारबंद गुंडों की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। और उसकी एक धमक पर गुंडे सहमे हुए थे। देवराज, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को अहमियत नहीं दी थी, जिसे पूरी कॉर्पोरेट दुनिया पत्थर दिल और निर्मम कहती थी, उस लड़की के चेहरे का निडर आत्मविश्वास देखकर अंदर तक हिल गया। आगे की सीट पर बैठा सेक्रेटरी आनंद वर्मा चौंक कर बोला, सर, यह लड़की तो पागल है। धनराज सेठ के आदमियों से अकेले भिड़ गई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। देवराज ने अपनी भारी और मखमली आवाज में कहा, रुको आनंद, इस लड़की की आंखें देखो। इसमें कोई आम डर नहीं, बल्कि एक साम्राज्य खड़ा करने वाली आग है। उधर नित्या ने गुंडों को पीछे धकेलते हुए कहा, जाकर अपने मालिक धनराज सेठ से कह देना, रामशरण की बेटी नित्या यादव अब इस गांव में ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर के बाजार पर राज करने आई है। हिम्मत हो तो सामने से आकर लड़े। नित्या का यह तेवर देखकर गुंडे पूरी तरह डर गए और अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट करके धूल उड़ाते हुए भाग खड़े हुए। चौराहे पर सन्नाटा छा गया। नित्या ने हाथ से पत्थर फेंका और अपनी साड़ी का पल्लू झाड़ा। तभी उसकी नजर उस ब्लैक एम्बेसडर कार पर पड़ी। शीशे के पीछे से देवराज चौहान की गहरी आंखें सीधे नित्या को घूर रही थी। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए मिली। नित्या ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही रहस्यमयी उद्योगपति है जो इस पूरे राज्य के व्यापार को अपनी उंगलियों पर नचाता है। लेकिन नित्या ने उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी। वह अपनी पोटली उठाकर सीधे शहर जाने वाली बस की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान कार की सीट पर पीछे हटा। उसके दिल की धड़कन अजीब तरीके से तेज थी। उसने आनंद से कहा, आनंद, इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालो। ये कौन है और इसका परिवार क्या करता है? आनंद हैरान रह गया। जो बॉस बड़ी बड़ी डील के वक्त भी पलक नहीं झपकाता था, वो एक ग्रामीण लड़की के बारे में पूछ रहा था। जी सर, बिल्कुल। शाम तक नित्या शहर के सबसे बड़े कपड़ा बाजार लाला जगत नारायण मार्केट पहुंच चुकी थी। 1983 के इस दौर में यहाँ केवल पुरुषों का बोलबाला था। नित्या जब एक बड़े थोक व्यापारी की दुकान पर पहुंची तो उसने अपनी पोटली से हाथ से बुना हुआ शुद्ध रेशम सिल्क का एक अनोखा सैंपल निकाला। सेठ जी, इस सिल्क को देखिए, ये आने वाले समय का सबसे बड़ा फैशन बनने वाला है, नित्या ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। व्यापारी ने उसे हिकारत से देखा। लड़की, घर जाओ और चौका चूल्हा संभालो। ये बिजनेस बड़ों बड़ों के बस का नहीं है और इस मामूली सूत के लिए मेरे पास समय नहीं है। नित्या मुस्कुराई, ये मामूली सूत नहीं है, यह वो क्वालिटी है जो दिल्ली और मुंबई की बुटीक में 5 गुने दाम पर बिकेगी। अगर आप आज मुझसे यह सौदा नहीं करेंगे तो कल आप इसी माल के लिए मेरे दफ्तर के चक्कर काटेंगे। व्यापारी उसकी कड़क और मंझी हुई भाषा सुनकर हैरान रह गया। वह कुछ बोल पाता तभी दुकान के बाहर धनराज सेठ खुद अपनी चमचमाती कार से उतरा। उसने बाजार में नित्या को देख लिया था। धनराज सेठ ने दुकान में कदम रखते ही जोर से थप्पड़ मेज पर मारा। ओए जगनारायण, इस भिखारी लड़की से कोई सौदा मत करना। इसने आज सुबह मेरे आदमियों पर हाथ उठाया है। अगर किसी ने इसके सूत का एक धागा भी खरीदा तो मैं उसकी दुकान शहर में चलने नहीं दूंगा। धनराज सेठ की धमकी सुनते ही दुकानदार घबरा गया और उसने नित्या का सैंपल फेंक दिया। चली जाओ यहाँ से, हमें कोई माल नहीं बेचना। नित्या ने जमीन से अपना सिल्क का धागा उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत था। उसे पता था कि 1983 का यह बाजार सिर्फ ताकत और खौफ से चलता है
और इस खौफ को तोड़ने का तरीका उसे अच्छे से आता था। वह दुकान से बाहर आई और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर से बोली, धनराज सेठ, तुम मुझे इस छोटे से बाजार से रोक सकते हो, लेकिन बहुत जल्द मैं इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसा महाबाजार मॉल खड़ा करूंगी जहां तुम्हारी जैसी 100 दुकानें घुटने टेकेंगी। धनराज सेठ जोर से हंसा। मॉल? ये क्या बला है री? एक मामूली ग्रामीण लड़की और बड़े सपने। उठाकर फेंक दो इसके सामान को नाले में। जैसे ही धनराज के आदमी आगे बढ़े, बाजार के मुहाने पर फिर से वही ब्लैक एम्बेसडर कार आकर रुकी। इस बार कार का दरवाजा खुला और देवराज चौहान खुद बाहर निकला। उसके लंबे रौबदार कदम सीधे नित्या की तरफ बढ़े। पूरे बाजार में सन्नाटा पसर गया, यहाँ तक कि धनराज सेठ के भी पसीने छूट गए। देवराज नित्या के ठीक बगल में आकर खड़ा हुआ। उसकी लंबी कद काठी के सामने धनराज बौना लग रहा था। देवराज ने नित्या के हाथ से वो सिल्क का सैंपल लिया, उसे महसूस किया और फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, इस लड़की का सारा माल मैं खरीद रहा हूँ और कीमत यह लड़की खुद तय करेगी। धनराज सेठ हकलाने लगा, चौहान साहब, आप इस मामूली लड़की के लिए? देवराज ने अपनी ठंडी आंखें धनराज पर टिकाई। ये मामूली नहीं है धनराज। आज से यह चौहान इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टनर है। इसके रास्ते में आने का मतलब है देवराज चौहान से सीधे दुश्मनी मोल लेना। नित्या ने चौंक कर देवराज को देखा। वह समझ गई कि उसकी संपत्ति और साम्राज्य बनाने की पहली सीढ़ी मिल चुकी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस उद्योगपति को वह अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, वह अनजाने में उसके प्यार के जाल में इस कदर फंसने वाला था कि बहुत जल्द उसका पूरा वजूद सिर्फ पत्नी की सेवा में बदलने वाला था। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। रसूखदार धनराज सेठ के माथे पर पसीना आ चुका था और दुकानदार जगत नारायण अपनी ही दुकान के कोने में सिमट गया था। देवराज चौहान के लंबे रौबदार कदम जब नित्या के पास आकर रुके तो ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। देवराज ने नित्या के हाथ से वो शुद्ध रेशम का धागा लिया। उसकी उंगलियों ने उस धागे की बुनाई को महसूस किया, लेकिन उसकी ठंडी आंखें लगातार नित्या के चेहरे पर टिकी थी। नित्या ने भी बिना डरे सीधे देवराज की आंखों में देखा। दोनों के बीच एक अनकहा सा तनाव था। एक तरफ 1983 के भारत का सबसे शक्तिशाली पुरुष था और दूसरी तरफ 21वीं सदी के भविष्य का ज्ञान रखने वाली एक निडर लड़की। इस माल की कीमत क्या है? लड़की, देवराज ने अपनी गहरी और भारी आवाज में पूछा। नित्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि ये उसके जीवन का पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उसने बिना हिचकिचाए कहा, इस एक थान की कीमत 500 रुपए है चौहान साहब, लेकिन मैं इसे आपको बेच नहीं रही हूँ। यह सुनते ही सेक्रेटरी आनंद वर्मा के हाथ से उसकी डायरी छूटते छूटते बची। पूरे बाजार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इस लड़की की इतनी हिम्मत! देवराज चौहान के मुंह पर मना कर दिया। धनराज सेठ बीच में कूदते हुए चिल्लाया, देखा चौहान साहब, इस गंवार लड़की की बदतमीजी देखिए, ये आपका अपमान कर रही है। देवराज ने एक कड़क नजर धनराज पर डाली, जिससे धनराज तुरंत भीगी बिल्ली बन गया। फिर देवराज ने नित्या की तरफ रुख किया, बेच नहीं रही हो तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? "हम्म, आ नित्या ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मैं सौदा करने आई हूँ। आप मुझे इस सूट के 500 रुपए देंगे तो ये व्यापार सिर्फ आज खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कला और मेरी समझदारी में इन्वेस्ट करें। मुझे आपके शहर वाले टेक्सटाइल मिल में एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। मैं आपको एक ऐसा डिजाइन और फॉर्मूला दूंगी जिससे आपकी मिल का मुनाफा रातों रात दोगुना हो जाएगा। 1983 के दौर में जहां औरतें घूंघट से बाहर कदम नहीं रखती थी, वहां एक 17 साल की लड़की देश के सबसे बड़े उद्योगपति से इन्वेस्टमेंट और मुनाफे में हिस्सेदारी की बात कर रही थी। आनंद वर्मा ने तुरंत देवराज के कान में फुसफुसाया, सर, ये लड़की पागल है, इसे बाहर फेंकवाते हैं। लेकिन देवराज चौहान के चेहरे पर, जो हमेशा पत्थर की तरह सख्त रहता था, एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान उभर आई। इस लड़की की हिम्मत और बात करने का तरीका किसी मजे हुए अंतरराष्ट्रीय बिजनेसमैन जैसा था। देवराज के अंदर वो पारखी व्यापारी समझ गया कि ये लड़की कोई साधारण ग्रामीण नहीं है। इसके पास वो विजन है जो इस पूरे देश में किसी के पास नहीं था। मंजूर है, देवराज ने कहा। कल सुबह चौहान इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस आ जाना। तुम्हारी पहली डील फाइनल है। देवराज मुड़ा और अपनी ब्लैक एम्बेसडर कार की तरफ बढ़ गया। पूरा बाजार देखता रह गया। धनराज सेठ गुस्से से थर थर कांप रहा था। नित्या ने अपनी पोटली संभाली और धनराज के पास जाकर धीरे से बोली, कहा था ना सेठ जी, बहुत जल्द तुम मेरे दफ्तर के चक्कर काटोगे। शुरुआत हो चुकी है। नित्या शान से वहां से निकल गई।
उधर कार के अंदर बैठते ही देवराज ने अपना चश्मा हटाया। उसका दिल अभी भी अजीब तरह से धड़क रहा था। आनंद ने घबराते हुए पूछा, सर आपने एक मामूली लड़की की शर्त कैसे मान ली? देवराज ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, वो मामूली नहीं है आनंद। उसकी आंखों में जो जिद है, उससे मेरे 14 साल के बिजनेस करियर को हिला कर रख दिया है। मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। रात को जब नित्या अपने गांव के मिट्टी के घर लौटी, तो माहौल एकदम अलग था। बाजार की खबर उसके पिता रामशरण और भाई कुलदीप तक पहुंच चुकी थी कि नित्या ने शहर के सबसे बड़े मालिक देवराज चौहान से हाथ मिला लिया है। कुलदीप ने घर में घुसते ही नित्या का रास्ता रोका और गुस्से में बोला, अरे नित्या, तू शहर जाकर बड़े बड़े मर्दों से आंखें लड़ा रही है। चौहान साहब ने तरस खाकर तुझे पैसे दे दिए तो तू खुद को महारानी समझने लगी। वो सारा पैसा और पेपर बापू के नाम पर होंगे। इस घर का वारिस मैं हूँ। पिता रामशरण ने भी कड़क कर कहा, हाँ नित्या, कुलदीप सही कह रहा है। लड़की जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता। नित्या ने ठंडी नजर से अपने भाई और पिता को देखा। उसने अपनी जेब से देवराज चौहान का दिया हुआ वो एग्रीमेंट पेपर निकाला और उसे मेज पर पटकते हुए बोली, यह पेपर चौहान इंडस्ट्रीज का है। इस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो कल सुबह पुलिस इस घर के बाहर खड़ी होगी। तुम लोगों ने मुझे जिंदगी भर जो पैर की जूती समझाना, अब वो दिन चले गए। बहुत जल्द मैं इस शहर का सबसे बड़ा महाबाजार मॉल बनाने जा रही हूँ, जहाँ तुम जैसे लोग सिर्फ बाहर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। नित्या के इस रौब के सामने रामशरण और कुलदीप की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुलदीप ने गुस्से में पैर पटका और घर से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में कुलदीप सीधे धनराज सेठ के ठिकाने पर पहुंचा। धनराज सेठ शराब का ग्लास हाथ में लिए अपनी बेइज्जती का बदला लेने की आग में जल रहा था। कुलदीप ने धनराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, वो नित्या बहुत उड़ रही है। कल सुबह वो चौहान साहब के दफ्तर जाने वाली है। अगर वो वहां पहुंच गई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। धनराज सेठ के चेहरे पर एक खूंखार और दुष्टता भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने गुंडों को इशारा किया और बोला, कल सुबह वो शहर की चौखट पार ही नहीं कर पाएगी। रास्ते के उस सूने जंगल वाले मोड़ पर रामशरण की बेटी का ऐसा एक्सीडेंट होगा कि देवराज चौहान उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा। आगे क्या होगा, अगले एपिसोड में देखिए। जब सुबह नित्या शहर के लिए निकलती है तो धनराज सेठ के गुंडे एक भारी ट्रक लेकर उसकी बस को टक्कर मारने के लिए तैयार खड़े होते हैं। क्या नित्या का 21वीं सदी का दिमाग इस जानलेवा साजिश को भांप पाएगा? और जब देवराज चौहान को पता चलेगा कि किसी ने उसकी होने वाली पार्टनर और उसके दिल में दस्तक देने वाली लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की है, तो देवराज का वो खूंखार रुद्र रूप कैसा होगा जो पूरे जिले को हिलाकर रख देगा। सुनिए अगला एपिसोड, जंगल का जाल और देवराज का रौद्र रूप।